हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं धीरज कुमार। तो गाइस आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर हमारा 3 चल रहा है और इसमें गाइस आज हम प्रश्नावली 3 का एच करने वाले हैं। और इसके पहले अगर गाइस आप एक्सरसाइज नहीं देख पाए हैं, अगर आप इसके पहले जो एक्सरसाइज आपका करके दिया जा रहा है, अगर आप वीडियो उनको नहीं देख पाए हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और यदि गाइज अगर वीडियो आपको पसंद लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा गाइज। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन को लेकर के, जो कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है इसकी ए और बी की जो मासिक आय है वो दिया जा रहा 9:7, यानी इनकी जो महीने का, यानी ए और बी कहा जा रहा है कि ए और बी मानती है कि व्यक्ति ए और व्यक्ति बी द्वारा इनके जो यहाँ से मासिक का मतलब होता महीना, जो महीने का वो आय है वो दिया जा रहा अनुपात में दिया जा रहा, वो दिया जा रहा कितना 9:7। और कहा जा रहा कि और उनके मासिक व्यय का जो अनुपात है वो 4:3 करके दिया जा रहा है। फिर ये कहा जा रहा कि यदि उनमें से प्रत्येक 200 रुपये बचा भी लेते हैं, यानी बचाता भी है, तो प्रत्येक का मासिक आय ज्ञात करना है। तो गाइज हमको प्रश्न को समझना होगा अच्छी तरीके से और उसके बाद हम लोग प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो चले गाइज हम लोग प्रश्न को समझते हैं किस प्रकार से हमको करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग ये समझते हैं कि माना ए और बी द्वारा, जैसे माना इस प्रश्न में कि व्यक्ति ए और व्यक्ति बी द्वारा इनके द्वारा जो मासिक अर्थात महीने का जो पेमेंट है वो मिल रहा है 9:7 करके। तो माना ये गया कि अगर अनुपात में इनका जो पेमेंट है महीने का या जो उनका आय है महीने का वो मिल रहा है 9:7, और इसके बाद 9:7 मिलने के बाद ये भी कहा जा रहा है उनका व्यय यानी जो खर्च कर रहे हैं वो आपका दिया जा रहा है, वो अनुपात में वो भी दिया जा रहा है, वो 4:3 करके दिया जा रहा है। यानी महीने में कुछ रुपए कमाते हैं, माना इतना रुपए 9:7 रुपए कमाते हैं और 4:3 खर्च भी कर लेते हैं, और खर्च करने के बाद इनका दोनों का उस महीने में 200 रुपये बच भी जा रहा है। तो हमको ये समझना होगा कि ये महीने का कितना कमा लेते हैं, यानी एक महीने का ये लोग कितना कमा लेते हैं, तो वो चीज़ को हम लोग याद करने वाले हैं गाइज। तो गाइज अगर यहाँ पर हमें महीने का आय ज्ञात करना है तो सर्वप्रथम में करना ये होगा कि जैसा यहाँ पे प्रश्न में दिया जा रहा है दोनों का जो मासिक आय है वो अनुपात में करके दिया जा रहा है। तो गाइज हम ये क्वेश्चन हुआ या इससे रिलेटेड या कोई और क्वेश्चन होता अगर अनुपात में दिया जाता है, तो अनुपात के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग सबसे करते पहले क्या है कि अनुपात को हटाने के लिए हमें अनुपातिक गुणांक लिखाना पड़ता है, या अनुपातिक गुणांक कुछ मानकर चलते हैं, जैसा कि हमें कुछ अज्ञात राशियाँ माननी पड़ती है। तो हम यहाँ पर ये करेंगे कि सर्वप्रथम इनके जो मासिक का अनुपातिक, जो कि यहाँ पर दो अनुपात दिया जा रहा है, एक मासिक आय का अनुपात है और एक मासिक खर्च का अनुपात है। तो हम यहाँ सबसे पहले मासिक आय के इनका जो अनुपातिक गुणांक करके होगा उसे हम किसी अज्ञात राशि से मानेंगे, और इसके बाद इनका जो मासिक खर्च का जो अनुपातिक गुणांक होगा उसको मैं किसी दूसरी अज्ञात राशि से मानकर सॉल्व करूंगा। तो चले गाइज हम लोग समझते हैं यहाँ पर करना क्या होगा। सर्वप्रथम यहाँ पर मानेंगे कि माना मासिक आय का अनुपातिक गुणांक, मासिक आय का अनुपातिक गुणांक क्या होगा। तो इनके अनुपातिक हम लोग गुणांक को यक्स मानकर चलते हैं, जो कि यक्स एक हमारा वेरिएबल अर्थात एक चर राशि करके है या कोई अज्ञात राशि करके दिया जा रहा है, तो हम यहाँ पर यक्स मानते हैं। और गाइस अगर यहाँ से मासिक आय का अनुपात यक्स करके दिया जा रहा है तो यहाँ पर ए का जो महीने का यानी मासिक जो आय होगा उनको अनुपात के साथ लिखना चाहेंगे तो क्या होगा। तो हम यहाँ दिखाएंगे कि ए का मासिक आय, जो यहाँ से ए का मासिक आय करके होगा वो क्या होगा। तो मैंने जैसा कि कहा ए का 9 दिया जा रहा और बी का आपका 7 दिया जा रहा, इनको अनुपात के साथ लिखेंगे, अनुपातिक गुणांक के साथ लिखेंगे, और अनुपातिक गुणांक यहाँ से आपने यक्स मान रखा है तो यहाँ से आपका हो जाएगा 9x। और इसके बाद इसी प्रकार अब बी का भी मान लेंगे तो होगा बी का मासिक जो आय करके होगा वो मासिक आय हो जाएगा, जैसा कि बी का 7 दिया जा रहा है, इनको अनुपातिक गुणांक यक्स के साथ लिखेंगे तो हो जाएगा 7x करके। तो ये गाइज रहा आपका क्या कि आपने अनुपातिक गुणांक के साथ इन दोनों के मासिक आय को दिखा दिया, एक का मासिक आय 9x और बी का मासिक आय 7x हो गया। अब इसके बाद गाइज यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि ये 4:3 करके इनका मासिक खर्च भी है। तो मासिक अगर खर्च है तो इनको भी अगर मैं अनुपातिक गुणांक मानकर सॉल्व करता हूँ तो मैंने जैसा कि कहा ये मासिक आय का अनुपातिक गुणांक था, ये आपको मासिक व्यय का अनुपातिक गुणांक कुछ अलग या कोई अलग अज्ञात राशि मान करके सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे कि मासिक व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च करना, तो मासिक जो व्यय का हो जाएगा
मासिक व्यय का जो अनुपातिक गुणांक होगा उनके अनुपातिक गुणांक को हम किसी दूसरी अज्ञात राशि से मानकर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम किसी दूसरी अज्ञात राशि को y मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर ये मानते हैं कि दूसरी अज्ञात राशि y हो जाएगा। और खर्च को अगर अनुपातिक गुणांक अर्थात अनुपात के साथ लिखना चाहेंगे तो a का जो मासिक खर्च होगा वो कितना होगा। तो हम यहाँ से a का मासिक खर्च दिखाना चाहते हैं या व्यय दिखाना चाहते हैं। तो मासिक जो व्यय होगा वो गाइस हो जाएगा, यहाँ पर 4 दिया जा रहा है, a का और b का 3 दिया जा रहा है, अनुपात के साथ लिखेंगे तो 4y हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर आप b का लिखेंगे तो b का जो मासिक व्यय होगा वो मासिक व्यय आपका हो जाएगा क्या गाइस। तो मासिक व्यय यहाँ पर जो कि 3 दिया जा रहा है, अनुपातिक गुणांक के साथ लिखेंगे 3y हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग ये समझते हैं कि मासिक अनुपातिक जो यहाँ पर मैंने गुणांक माना या मासिक व्यय का जो अनुपातिक गुणांक एक y माना और मासिक आय का एक अनुपातिक गुणांक x करके माना। अब गाइस थोड़ा सा आप समझिए प्रश्न में कि अगर a द्वारा एक महीने में या महीने में अगर 9x रुपये कमा रहे हैं और इसके बाद a का ही एक महीने या उसी महीने में 4y खर्च भी कर रहा है और इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि इनका 200 रुपये बच भी रहा है। तो मतलब ये होगा कि टोटल जो उनके पास पेमेंट था उनमें से 4y खर्च करने का मतलब इनका जो टोटल पैसा उनमें से आपका जो खर्च होता है वो पैसा घट जाता है, यानी कम हो जाता है। तो हमको यहाँ से 9x को 4y से घटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ से प्रश्नानुसार में ये दिखाएंगे, यहाँ पर मैं ये दिखा दे रहा हूँ कि प्रश्नानुसार, और जो प्रश्नानुसार का पहला स्टेप होगा इसमें हम ये दिखाएंगे कि भाई ए का मासिक जो बचत हो रहा है वो 200 रुपये हो रहा है। तो हम यहाँ से दिखाएंगे 9x माइनस ये 4y हो जाएगा और इनका जो मासिक बचत भी हो रहा है, इतना खर्च करने के बावजूद भी इनका 200 रुपये बच भी रहा। तो हम यहाँ बराबर 200 कर लेते हैं और गाइस इसे हम समीकरण नंबर 1 मानकर चलते हैं। तो इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और इसी प्रकार अगर हम b का ज्ञात करना चाहें तो b का जो कि टोटल हम समझ सकते हैं कि महीने का जो आय है वो 7x करके दिया जा रहा है और इसके बाद इनका जो खर्च है तो खर्च मैंने कहा घटेगा अर्थात कम होता है। तो यहाँ से 3y और ये भी कहा जा रहा है कि 200 रुपये बच भी रहा है। तो ये रहा आपका समीकरण नंबर 2। अब गाइस यहाँ पर मासिक आय ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे और दोनों समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमें जो कि पता भी है कि हम लोग इस एक्सरसाइज ABC करके या D करके हमने 3 ही अभ्यास में पढ़ा कि हम कैसे समीकरणों को सॉल्व करते हैं, 2 चर और रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो हल करने की हम लोग 4 विधि पढ़ा था। तो विलोपन जो कि हमारे लिए अति बेटर लगता है या अच्छा लगता है, वो चीज़ ज़्यादा ईजिली होता है, तो हम यहीं पर विलोपन विधि कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम विलोपन विधि करने वाले हैं। तो विलोपन विधि का मतलब ये होता है कि अगर आप जो भी चर राशियाँ होती हैं उन्हीं के गुणांक को बराबर करके आप x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये करूँगा कि अगर देखा जाए यहाँ पर आप चाहे x के गुणांक को बराबर कीजिए चाहे y के गुणांक को बराबर कीजिए। तो मैं गाइस y के गुणांक को बराबर करता हूँ। यहाँ पर y का गुणांक -3 करके दिया जा रहा है तो हम केवल 3 ही लेंगे, क्योंकि चिन्ह जब यहाँ पर सेम होता है तो आप चिन्ह को नहीं लेते हैं। और यहाँ पर y का गुणांक 4 करके दिया जा रहा है तो हम 4 कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर गुणा करेंगे तो गुणा करने पर क्या मिल जाएगा, 9 त्रिक 27, तो हम यहाँ से 27x मिल जाएगा और 4 3 12, यहाँ से 12y मिल जाएगा और बराबर 3 दूनी 6 और यहाँ से 600 हो जाएगा। इसी प्रकार आप इस समीकरण में 4 का गुणा भी कर लेंगे तो 4 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 चौके 28x और -3 चौके 12, ये 12y हुआ बराबर यहाँ से 4 दूनी 8 कर सकते हो, यानी 800 हुआ। अब इस समीकरण को हम करते क्या है, हल कर लेते हैं। हल करने का मतलब ये है कि अब इतना हल करने के बाद अगर मैं समीकरण ये जो आपका 2 था, सॉरी 1 था और ये समीकरण आपका 2 था, अब इन दोनों समीकरण को हम कहते क्या है, घटा लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। और अगर हम घटाते हैं तो घटाने पर क्या मिल जाएगा, तो गाइस हम समझते हैं कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर लिखते हैं 27x - 12y बराबर 600 कर लेते हैं और इसके बाद 28x - 12y और बराबर 800। और जब यहाँ हम घटाएंगे तो चिन्ह आपके परिवर्तित हो जाएंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 28 का चिन्ह जो है प्लस में है तो माइनस हो जाएगा और 12 का जो चिन्ह है वो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा और ये जो 800 इसका चिन्ह प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। और गाइज यहाँ ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट, यानी कट भी जाएंगे 12y से 12y। अब इसके बाद मैं यहाँ 28x को 27x के साथ घटा भी सकता हूँ। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, जो कि हम समझ सकते हैं कि बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या घटाते हैं
तो यहाँ से 28 में से अगर 27 घटाएंगे तो आपको 1 मिलेगा, यानी 1 यक्स कर सकते हो या यक्स कर सकते हो। और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस कर लीजिए। और ये कट भी चुका है गाइस, यहाँ बराबर का चिन्ह है, बराबर कर लीजिए। अब यहाँ बड़ी संख्या जो कि -800 करके दिया जा रहा है, 800 में से अगर आप यहाँ 600 घटाएंगे तो 200 मिलेगा। और बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वो माइनस करके, यहाँ से माइनस कैंसिल भी हो जाएगा। और जो कि यक्स बराबर हमको यहाँ से मिल जा रहा है क्या, 200। यदि यक्स का मान हमको 200 मिल चुका है तो यक्स का मान ज्ञात करने के बाद अगर हमें वाई की आवश्यकता है तो वाई की आवश्यकता है कि नहीं है वो चीज़ हम समझेंगे। लेकिन प्रश्न में कहा यह भी जा रहा है इसकी हमें केवल मासिक आय ज्ञात करना है। और जैसा कि मैंने मासिक जो आय था वो मासिक अनुपात जो करके था उसे मैं यक्स मानकर सॉल्व किया था, तो हमें केवल यहाँ मासिक आय पूछा जा रहा है, अर्थात यक्स का ही मान हमको आवश्यकता है। तो हम यहाँ से जो कि 9 गुणे एक्स की वैल्यू 200 मिल चुकी है, 9 दूनी 18 और 1800 रुपये मैं कह सकता हूँ कि यहाँ ए का मासिक आय होगा। और बी का निकालना चाहें तो बी का 7 गुणे यक्स और यक्स का मान 200 है, और गुणा करेंगे 7 दूनी 14, जो कि बी का जो मासिक खर्च होगा, मासिक जो आय होगा वो 1400 और ए का जो होगा वो 1800। अगर गाइस प्रश्न में कहा जाता कि इनके मासिक खर्च भी ज्ञात करते तो हमें यहाँ से वाई का भी मान ज्ञात करना पड़ता, लेकिन इसमें हम वाई का मान नहीं ज्ञात किए हैं, केवल यक्स का मान ज्ञात करके, जो कि हमें मासिक खर्च ज्ञात करना, मासिक आय ज्ञात करना था, और मैंने यहाँ से मासिक आय को ज्ञात कर लिया है। तो जैसा कि आप लोगों ने ये प्रश्न पहले को देख लिया, अगर प्रश्न कम समझ में आ रहा तो आप एक बार फिर से वीडियो को ऑनलाइन देख सकते हो। गाइस अब मैं आपको रिक्वेस्ट भी कर चुका हूँ कि आप हमेशा वीडियो को ऑनलाइन देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या कहा जा रहा है उसको हम लोग देखते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर दूसरे में देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे कहा यह जा रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी 2 अंकों की जो संख्या है, 2 अंकों से मिलकर एक संख्या बनाई जा रही है और दोनों अंकों का जो योग है वो 9 के बराबर है। इसके बाद ये कहा जा रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ ये समझना होगा कि एक संख्या है जो कि 2 अंकों से मिलकर बना हुआ है। जैसे मैं भी आपको समझा रहा हूँ गाइस, जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ कोई संख्या, जैसे 12 ही समझ लेते हैं, 12 हमारे पास एक संख्या होती है, क्योंकि 12 को मैं संख्या का नाम दूंगा। अब देखिए यहाँ पर जो 12 है वो 2 अंकों से मिलकर बना है, एक आपका 1 है और एक क्या है 2, तो ये भी एक अलग कर देंगे तो अंक हो जाएगा, और 2 को भी अलग कर देंगे तो अंक हो जाएगा। तो दोनों अंकों से मिलाकर एक संख्या बना हुआ है। तो उसी प्रकार आपके प्रश्न में कहा जा रहा है कि हमारे पास 2 अंकों से मिलकर एक संख्या बना हुआ है और उन दोनों अंकों का जो योग है वो 9 के बराबर है। जैसा अगर इस प्रश्न में हम देखें तो दोनों अंकों का योग हमारा यहाँ से 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 मिल जाएगा, बट उस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उन अंकों का जो योग होगा वो 9 के बराबर होगा। बट हमको ये नहीं पता कि वो संख्या हमारे पास है क्या। तो संख्या ज्ञात करने के लिए गाइस हमें सबसे पहले उस संख्या की इकाई और दहाई को मानना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ से अगर 12 लिखा जा रहा है जैसा मैंने कहा तो ये आपका इकाई होता है और ये दहाई होता है। तो सबसे पहले हम उस संख्या की इकाई और दहाई को मानेंगे और उसके बाद हमें संख्या अपने आप पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर करते क्या है, और ये क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा करके दिया जा रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि माना संख्या की इकाई का अंक, या सबसे पहले दहाई का अंक मान लेते हैं, संख्या की दहाई का अंक, और जो संख्या की दहाई का अंक होगा उसे हम यक्स मानकर चलते हैं, और इसके बाद जो इसका इकाई का अंक हो जाएगा उसे हम वाई मानकर चलेंगे। तो इकाई का जो अंक होगा उसे हम वाई मानकर चलते। अब अगर हमें यहाँ से, और प्रश्न में कहा गया कि इकाई का अंक, अगर हमें दहाई का अंक दोनों पता भी चल गया तो प्रश्न में ये कहा गया कि दोनों अंकों अर्थात इकाई और दहाई का जो योग होगा वो 9 के बराबर होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं प्रश्नानुसार कि अंकों का जो योग है वो 9 के बराबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं अंकों का योग किसके बराबर है, 9 के बराबर है। अब हमारे पास अंक यहाँ जो कि यक्स है और प्लस वाई जो कि 2 अंक है, इनको जोड़ने पर 9 के बराबर होता है, और इसे हम समीकरण नंबर 1 मानकर चलते हैं। अब इसके बाद गाइस हमको ये समझना होगा कि अगर हमें संख्या का इकाई और दहाई पता है तो क्या मैं संख्या ज्ञात कर सकता हूँ। हाँ, संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं, और संख्या का एक फार्मूला भी होता है और संख्या ज्ञात करने का। संख्या बराबर होता है 10 गुणे दहाई का अंक और प्लस इकाई का अंक करके होता है। दहाई का अंक और प्लस आपका इकाई का अंक होता है। तो हम यहाँ से अगर इसमें इकाई और दहाई का मान रख देते हैं तो हमको ये पता चल जाएगा कि हमारे पास संख्या क्या है। तो देखिए 10 गुणे, और यहाँ से दहाई के अंक को आप यक्स मानकर यहाँ दिखा सकते हैं, प्लस इकाई के अंक को आप वाई मान चुके हैं, और यहाँ से गुणा करेंगे तो 10 यक्स प्लस वाई हो जाएगा।
तो हमें यहाँ कहा गया कि संख्या जो होगा उस संख्या का हमें 9 गुना करना पड़ेगा। तो संख्या का 9 गुना करने पर हमको संख्या क्या मिलेगा, तो यहाँ लिख सकते हैं कि संख्या का 9 गुना करने पर, संख्या का 9 गुना करने पर, जो कि हमने कहा कि यहाँ पर संख्या आपको मिला था 10x + y, और इसे अगर आप 9 गुना करेंगे तो 9 गुना का मतलब 9 का उसी में गुणा कर देंगे, और गुणा करने पर आपको मिल जाएगा, और यहाँ से 9 का गुणा 10 में करेंगे 90 हो जाएगा x, और प्लस यहाँ से 9 का गुणा y में करेंगे 9y मिल जाएगा। तो कहा गया संख्या का 9 गुना करने पर, तो संख्या को गुना किया गया तो यहाँ पर 90x + y हो गया। अब इसके बाद प्रश्न में ये कहा गया कि संख्या के अंकों का स्थान पलट देने पर, तो हम यहाँ संख्या के अंकों का स्थान पलट देने का मतलब ये है कि जो हमें यहाँ संख्या का फार्मूला ये मिला, इनमें अंकों को पलट दिया जाए, इकाई को इस तरफ कर दिया जाए, दहाई को इस तरफ कर दिया जाए। तो यहाँ आपको लिखेंगे क्या, संख्या की अंकों का स्थान पलटने पर, स्थान पलटने पर, जब पलटने पर देखेंगे तो पलटने पर क्या मिल जाएगा, जो हमको नई संख्या मिलेगी वो नई संख्या मिल जाएगी क्या, 10 गुणे, जो कि सूत्र होता है पहले दहाई का, तो हम दहाई ना लेकर किसको दिखाएंगे, इकाई का अंक, तो हो जाएगा 10 गुणे इकाई का अंक, और यहाँ से फिर प्लस होगा आपका दहाई का अंक, तो हो जाएगा 10 गुणे इकाई का अंक जो है वो हमने y माना है तो y हो जाएगा, प्लस दहाई के अंक को x माना है, और यहाँ पर गुणा करेंगे यानी सॉल्व करेंगे 10y + x करके हो जाएगा। इसके बाद गाइस इसमें ये कहा जा गया कि जो हमको संख्या के अंकों का स्थान जब पलट दिया जाता है तो उसका 2 गुना करने पर उस संख्या के बराबर हो जाता है। तो अगर हम यहाँ से नई संख्या अगर 2 गुना कर लेते हैं तो यहाँ दिखाएंगे कि नई संख्या का 2 गुना करने पर, 2 गुना करने पर जब हम 2 गुना कर लेंगे तो देखिए यहाँ से हमको 2 गुणे हो जाएगा 10y + x हो जाएगा, और हम यहाँ से गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20 जो कि 20y, और प्लस यहाँ से 2 का गुणा x करेंगे 2x मिल जाएगा। अब ये कहा गया कि जो नई संख्या मिली वो पुरानी संख्या के बराबर हो जाती है, जो कि पुरानी संख्या हमें यहाँ पर क्या मिला, जो 9 गुना करने पर मिला था, तो हम यहाँ ये दिखा सकते हैं कि नई संख्या बराबर पुरानी संख्या लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको पुरानी संख्या जो कि क्या है पता है, आप पुरानी संख्या यहाँ आपको पता है, तो पुरानी संख्या के स्थान पर लिखेंगे 90x + 9y, और नई संख्या के स्थान पर लिखेंगे 20y + 2x। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं गाइस। तो करते क्या है, यहाँ पर जो 90x है उनको उस तरफ कर लेते हैं, और ये प्लस जो आपका 9y है इस तरफ पक्षांतर करेंगे, 20y को यहीं पर छोड़ते हैं, ये प्लस 9y इस तरफ आ जाएगा, माइनस 9y हो जाएगा, और यहाँ से आपका जो 90x को यहीं पर छोड़ते हैं, ये प्लस 2x है इसको पक्षांतर कर लेते हैं तो -2x हो जाएगा। अब यहाँ पर 20 में से अगर आप 9 घटाएंगे तो गाइस आपको 18 मिल जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 20 में से आप 9 घटाएंगे तो आपको 11 मिल जाएगा, 11y बराबर 90 में से 2 घटाएंगे तो आपको 88x मिल जाएगा। और यहाँ से देखिए 11 का 11 11 88 जो कि 8 बार जा रहा है, यहाँ से y का जो मान मिल चुका वो 8 मिल चुका है, और इसे मैं समीकरण नंबर 2 मानकर चलता हूँ। अब समीकरण नंबर 2 मानकर मैंने देखा यहाँ पर समीकरण जो 2 का मान मिला वो y बराबर 8x मिला। अब अगर मैं y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देता हूँ तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो गाइज हमें यहाँ x का मान ज्ञात करने के लिए करेंगे क्या, यहाँ पर मैं इस प्रकार दिखा देता हूँ कि y का मान समीकरण आप दिखा दीजिए 1 में, या 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका था क्या, x + y बराबर 9 करके, और यहाँ x + y के स्थान पर आप लिख सकते हैं 8x, तो यहाँ 8x लिखेंगे बराबर 9 हुआ, 8 1 9x हुआ, 9x बराबर 9, 9 से 9 कैंसिल आउट, यहाँ x बराबर आपको 1 मिल चुका है। यदि x का मान 1 मिल चुका है तो गाइज हम समीकरण नंबर अगर 2 में, यहाँ समीकरण नंबर 2 यहाँ करके दिया जा रहा है, इसमें रखते हैं तो आपको y का भी मान मिल जाएगा। तो यहाँ दिखाएंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण आप 2 में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 आपका क्या है, y बराबर 8x करके दिया जा रहा है, तो y बराबर यहाँ से 8 गुणे x का मान 1 है, तो 8 1 का 8, जो कि यहाँ से y का मान मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। तो हमें यहाँ y का मान 8 और x का मान 1 मिल चुका है। तो हमें गाइज अगर संख्या याद करनी, वो संख्या है क्या, तो इसमें आप रख कर के यहाँ दिखा सकते हैं। देखिए 10 गुणे
यक्स स्थान पर आप 1 रखेंगे प्लस वाई के स्थान पर 8 और हल करेंगे 10 एक्का 10, 10 और 8 18 मिल जा रहा है। तो यहाँ हमको जो संख्या होगी वो संख्या हमारा क्या होगा, 18 के बराबर होगा। तो गाइज आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को आप पुनः देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन दिया जा रहा है। तो ये रहा आपका सवाल नंबर दूसरा। अब सवाल नंबर हम लोग तीसरे की तरफ चलते हैं, जो कि तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट करके दिया जा रहा है गाइस। तो इसमें क्या है, हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपये में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाना जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को बहुत ही हमें बेहतरीन तरीके से समझना होगा कि प्रश्न में कहा क्या जा रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि अगर एक पुस्तक विक्रेता अगर 24 रुपये का किताब बेचते हैं, मतलब खरीदते कितने का वो चीज़ नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि 24 रुपये का बेचते हैं, यानी हमको विक्रय मूल्य मिल रहा है। और ये कहा जा रहा है कि वो व्यक्ति उतना ही लाभ कमाना चाहता है, या लाभ उसका प्रतिशत कितना होना चाहिए, तो उसका लाभ प्रतिशत उतना ही होना चाहिए जितने रुपए का वो बुक खरीदा था। यानी जो उसका बुक था, अगर 10 रुपये का खरीदा होगा 10% उसको लाभ चाहिए। अगर 20 रुपये का खरीदा था तो उसको 20% चाहिए। तो उसने पुस्तक को कितने रुपए में खरीदा था, यहाँ पर ये कहा जा रहा है उसने पुस्तक खरीदा, तो पुस्तक का क्रय मूल्य, जो कि हमें पुस्तक का जो क्रय मूल्य होगा वो ज्ञात करना होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि प्रश्न को यहाँ पर हमें किस प्रकार करना होगा। तो गाइस, इस प्रश्न में करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न को समझेंगे नहीं तब तक हम क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर ये समझते हैं कि जैसे एक पुस्तक हमारे पास है और उस पुस्तक का जो विक्रय मूल्य करके दिया जा रहा है, वो प्रश्न में दिया जा रहा है क्या विक्रय मूल्य जो है, जो विक्रय मूल्य करके दिया जा रहा है वो गाइस विक्रय मूल्य करके दिया जा रहा है 24 रुपये। कितना है, 24 रुपये। तो 24 रुपये अगर उसका विक्रय मूल्य करके दिया जा रहा है, तो कहा यह जा रहा कि उसका क्रय मूल्य हमको नहीं पता है। और प्रश्न में ये कहा गया कि वो उतना ही लाभ प्रतिशत कमाना चाहता है जितने रुपए का वो पुस्तक खरीदा था, यानी क्रय मूल्य। तो सबसे पहले हमें क्रय मूल्य नहीं पता है, तो हम लोग क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। और क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए तो हमें भाई अगर क्रय मूल्य नहीं पता है तो हमें किसी अज्ञात राशि मान करके सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर हम ये मानते हैं कि माना पुस्तक का क्रय मूल्य, तो पुस्तक के क्रय मूल्य को हम लोग यक्स रुपये मानकर चलते हैं। अगर पुस्तक का क्रय मूल्य जो है वो यक्स रुपये मान लिया गया है, तो हम समझ सकते हैं यहाँ पर जो विक्रय मूल्य होगा वो प्रश्न में दिया जा रहा 24 रुपये होगा। अच्छा गाइज, यहाँ पर अगर लाभ प्रतिशत हमको कह रहा कि जितना पुस्तक जितने रुपए का खरीदा गया था उतना ही प्रतिशत लाभ होना चाहिए, लाभ प्रतिशत होना चाहिए। अच्छा, लाभ प्रतिशत चलो हम निकाल लेंगे, बट यहाँ पर अगर लाभ समझना चाहें तो लाभ क्या होगा, तो लाभ अगर हम निकालना चाहें तो कि लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करके, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करके होता है। तो विक्रय मूल्य माइनस कर सकते हो यहाँ, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यहाँ 24 रुपये आपको प्रश्न में दिया जा रहा, माइनस यहाँ से क्रय मूल्य जो कि आपने यक्स रुपये माना, तो यहाँ जो हमें लाभ मिलेगा वो मिल जाएगा 24 माइनस एक्स। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना चाहूँ, तो अगर मैं लाभ प्रतिशत ज्ञात करना चाहूँगा तो लाभ प्रतिशत, कि प्रश्न में कहा जा रहा है कि जितने रुपए का पुस्तक खरीदी गई है अर्थात क्रय मूल्य किया गया है उतना ही प्रतिशत हमको लाभ चाहिए। तो यक्स रुपये का खरीदे हैं तो उतना ही प्रतिशत चाहिए, तो हमारा यक्स प्रतिशत जो कि कह सकते हो लाभ प्रतिशत होगा। अब यहाँ पर अगर मैं लाभ ज्ञात करना चाहूँ कि चलिए लाभ प्रतिशत ये होगा, लाभ हमको मिल चुका है कितना, 24 माइनस एक्स रुपये, 24 माइनस एक्स रुपये लाभ मिल चुका। अगर यक्स प्रतिशत लाभ प्रतिशत होगा तो इसका टोटली जो लाभ होगा वो क्या होगा, यानी ये लाभ जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो लाभ बराबर एक फार्मूला होता है क्रय मूल्य इनटू लाभ प्रतिशत, क्रय मूल्य गुणे आपका लाभ प्रतिशत करके होता है। तो हम यहाँ से लाभ निकालना चाहेंगे, क्रय मूल्य जो कि यक्स रुपये था और लाभ प्रतिशत यहाँ से आपको यक्स % मिल चुका है। अब ये लाभ इस लाभ के बराबर हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार आप करके यहाँ दिखाएंगे कि प्रश्न के अनुसार लाभ बराबर, यहाँ से आप लाभ दिखा सकते हैं दोनों पक्षों में, जो कि आप देख पा रहे लाभ है। अब ये लाभ आपका 24 माइनस एक्स करके दिया जा रहा है और ये लाभ का क्या है, लाभ यक्स गुणी यक्स %। अब इनको हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं तो 24 माइनस एक्स को 24 माइनस एक्स से ही लिखते हैं बराबर। अब यहाँ ये समझते हैं कि यक्स गुणे, अगर मैं प्रतिशत को हटाऊंगा तो यहाँ पर बटे 100 हो जाएगा
और यक्स 24 माइनस यक्स, यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर बटे 100 कर सकते हैं, और यहाँ बटे 1 कर सकते हो, त्रिय गुणा कर लेते हैं क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है। यक्स 1 का गुणा यक्स स्क्वायर में करेंगे तो यक्स स्क्वायर मिलेगा बराबर 100 का गुणा हम 24 में करेंगे तो हो जाएगा 2400, और माइनस 100 का गुणा अगर यक्स में करेंगे तो हो जाएगा 100 यक्स। अब यहाँ से हम इनको पक्षांतर कर लेते हैं, यक्स स्क्वायर माइनस 100 यक्स इस तरफ आएगा तो प्लस 100 यक्स हो जाएगा, और ये प्लस 2400 इस तरफ आएगा तो माइनस 2400 बराबर आपका हुआ 0। अब यहाँ से हमको खंड करके लाना होगा। खंड ये करना होगा कि भाई गुणा करने, जो कि हमने क्लास 9 में ही पढ़ लिया है बढ़िया से, कि गुणा करने पर माइनस 2400 आना चाहिए, और गुणा करने पर 2400 और घटाने पर 100 यहाँ यक्स होना चाहिए गाइस, 100 आना चाहिए। तो हमें ऐसी किसी दो संख्याओं को चूज करना है कि गुणा करने पर 24 और घटाने पर 100 आना चाहिए। तो गाइज हमारे पास वो नंबर होगा 120 और 20 करके। देखिए 120 का गुणा अगर 20 में करते हैं तो 2400 मिल जाएगा, और 120 को अगर मैं 20 से घटाऊंगा तो हमको क्या मिलेगा, 100 मिल जाएगा। तो हमें यहाँ दो नंबर क्या मिल चुका है, 120 माइनस 20 करके। तो हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, यक्स स्क्वायर प्लस 100 के स्थान पर लिखेंगे 120 माइनस 20, जो कि 120 में से 20 घटाएंगे 100 मिल जाएगा। ये यक्स बच रहा है, यक्स बाहर कर दीजिए कोष्टक से, और माइनस 2400, और आपका बराबर 0 हो जा रहा है यहाँ से। अब क्या करते हैं, इनको हम ब्रैकेट तोड़ देते हैं। 120 का गुणा यक्स में करेंगे 120 एक्स हो जाएगा, और माइनस 20 का गुणा यक्स में करेंगे 20 एक्स, और माइनस 2400 बराबर आपका 0। यहाँ दो दो का हम जोड़ा बना लेते हैं क्योंकि इनमें एक उभयनिष्ठ यानी कुछ कॉमन मिल रहा है। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर यक्स कॉमन मिल रहा है, तो यक्स कॉमन करते हैं तो बचेगा आपका यक्स प्लस 120, और माइनस यहाँ 20 कॉमन मिल रहा है, तो 20 कॉमन करेंगे तो यक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 20 का हम भाग 2400 में करेंगे तो 120 बार जाएगा, बराबर 0 कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ यक्स प्लस 120, यक्स प्लस 120 यहाँ पर पुनः कॉमन मिल रहा है, इनको हम बाहर कर लेते हैं। यक्स प्लस 120 एक तरफ कर लेते हैं, ये चीज़ और ये चीज़ बच रहा है, इनको नोट कर लेते हैं किसी अलग ब्रैकेट में, तो यक्स माइनस 20 करके दिया जा रहा है। अब हमको यहाँ से अगर इतना मिल चुका है तो बराबर 0 भी करके दिया जा रहा है, तो हम यहाँ यक्स का मान याद करेंगे। तो यक्स प्लस 120 को एक बार 0 के बराबर लेंगे तो यक्स प्लस 120 बराबर 0, तो यहाँ यक्स बराबर माइनस 120 मिल जाएगा। तो जो कि हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये यक्स क्या है, तो मैंने क्रयमूल माना है, तो क्रयमूल का मान माइनस में नहीं हो सकता है। तो हमें एक चीज़ और दिया जा रहा है, यक्स माइनस 20 बराबर 0, और ये माइनस 20 पक्षांतर होगा तो प्लस 20 हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ से यक्स का मान 20 मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमें क्रयमूल होना चाहिए, हमारा क्रयमूल कितना होना चाहिए, यक्स का मान जो कि 20 रुपये ज्ञात हो चुका है, तो हमको जो क्रयमूल ज्ञात होगा वो कितना होगा, 24 रुपये। तो मैं ये कह सकता हूँ गाइस कि जो हमें बुक का क्रयमूल करके था, या पुस्तक का जो क्रयमूल था वो कितने रुपये का था, यानी कितने रुपये का खरीदा था, 20 रुपये का। 20 रुपये खरीदा और कितने रुपये में बेचा, 24 रुपये में। तो यहाँ पर 4 जो कि हम कह सकते हैं इसको 20% इसको लाभ भी मिल चुका है। तो ये क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर जो कि आपने देखा तीसरा करके दिया गया था। अब हम सवाल जो कि क्वेश्चन नंबर हम 4th वाले को देखने वाले हैं, और इसमें कहा क्या जा रहा है गाइज, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजीली है, और शायद आप इस क्वेश्चन को कर भी सकते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया है। देख पा रहे हैं यहाँ पर कहा जा रहा 5 पेंसिल और 7 कलमों का दाम 50 रुपये है, और 7 पेंसिल और 5 कलमों का दाम 46 रुपये है, तो एक पेंसिल और एक कलम का दाम क्या होगा। तो गाइस जैसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो यदि मैं इस क्वेश्चन को नहीं बताऊं तो ज़्यादा बेहतर होगा, और इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा, और नहीं समझ में आ रहा, अगर कहीं दिक्कत हो रही तो आप हमें कमेंट करेंगे, तो मैं इसका एक ही क्वेश्चन का वीडियो बनाकर मैं अपलोड करूँगा। बट आप कमेंट करेंगे तो आपको कमेंट करना अनिवार्य है। अगर कर भी पा रहे हो तो उसका आंसर लिख कर बताओ कितना आंसर आ रहा है, और नहीं कर पा रहे हो तो उसको कमेंट करके आप बताइए। तो हम क्वेश्चन नंबर अब डायरेक्टली 5वें को देखने वाले हैं, जो कि 5वें कहा जा रहा है एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है। मासिक वेतन का मतलब महीने पर वो शुरू करता है अपने नौकरी को। फिर कहा जा रहा है और प्रत्येक वर्ष उसकी वेतन में एक नियत वृद्धि होती है। नियत वृद्धि का मतलब होता है कि हर साल उसका कुछ न कुछ रुपये बढ़ रहा है। यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद उसका वेतन 22 रुपये हो जाता है, मतलब नौकरी कर रहा है, पहले महीने से स्टार्ट करा, उसके 4 साल बाद कहा गया कि उसको टोटल पेमेंट 2200 रुपये मिल चुका है। तो टोटल रुपये नहीं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 4 वर्ष बाद उसका जो वेतन है वो 2200 रुपये हो जाता है। पहले महीने का वेतन क्या था वो नहीं पता, लेकिन हाँ ये कह रहा कि 4 साल के बाद उसका वेतन 2200 रुपये महीना हो जाता है, और 15 वर्ष बाद उसका जो है 2750 रुपये हो जाता है। तो प्रारंभ में उसका वेतन क्या था और वार्षिक वृद्धि क्या थी उसकी, मैंने हर महीने जो नियत उसको वृद्धि करके दिया गया था वो चीज़ क्या था। तो गाइस चलिए हम सवाल नंबर यहाँ पर 5वें को कर रहे हैं। तो सवाल नंबर 5वें में जो कि कहा क्या जा रहा है वो चीज़ मैंने समझ लिया, और अब ये हमको समझना है कि अगर
व्यक्ति का पहले महीने का वेतन क्या था, क्योंकि वो महीने से स्टार्ट कर रहा है, तो पहले महीने का वेतन क्या था उसको नहीं पता है, तो वो चीज़ हमको ज्ञात राशि मानकर सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर हम ये मानते हैं कि माना व्यक्ति का मासिक वेतन, और उसके मासिक वेतन को हम लोग यक्स रुपये मानकर चलते हैं कि चलिए पहले महीने में वो यक्स रुपये व्यक्ति कमा रहा है, और उसके बाद हर वर्ष अर्थात प्रतिवर्ष उसका जो वेतन में वृद्धि हो रही है, यहाँ दिखा सकते हैं कि प्रतिवर्ष जो वेतन में नियत वृद्धि होती है, वेतन में नियत का मतलब क्या होता है कि जो पहले साल पेमेंट बढ़ा हुआ है वही दूसरे साल भी बढ़ेगा, वही तीसरे भी साल, नियत वृद्धि जो होगा वो उसे हम वाई रुपये मानकर चलते हैं। अब इसके बाद प्रश्न में हम ये लोग समझते हैं कि यहाँ पर प्रश्नानुसार में क्या कहा जा रहा है कि अगर व्यक्ति 4 साल बाद या 4 वर्ष बाद व्यक्ति का जो वेतन होगा, 4 वर्ष बाद वेतन जो होगा वो कहा जा रहा है कितना रुपए हो जा रहा है, तो 4 वर्ष बाद उसका 2200 रुपये हो जा रहा है। तो गाइस हम समझते हैं 4 वर्ष बाद, अगर हम यहाँ पर समझेंगे 4 वर्ष बाद, तो सबसे पहले व्यक्ति 1 महीने से स्टार्ट किया था, उसके 1 महीने का वेतन यक्स रुपये था, और प्लस अब हर महीने में जो टोटल का पेमेंट वृद्धि हुआ, अब वृद्धि जो कि मैंने वाई रुपये माना था, पहले महीना वाई से स्टार्ट हुआ या पहले वर्ष का वेतन वाई रुपये, अब 4 वर्ष बाद ले रहा तो इसमें हमें 4 का गुणा करना होगा, 4 का जब मैं गुणा करूंगा तो 4 वाई हो जाएगा, टोटल 4 वर्ष बाद उसको 2200 रुपये यहाँ से, या कह सकते हो उसका वेतन जो होता है वो 2200 रुपये हो जाता है। और इस प्रकार से हम समीकरण नंबर इसे 1 मान सकते हैं। अब यहाँ पुनः जो प्रश्नानुसार में होगा कि फिर क्या कहा जा रहा है, फिर प्रश्न में हमको क्या कहा जा रहा है उसको भी समझते हैं। कहा जा रहा है कि 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद उसका जो वेतन होता है वो 2750 रुपये हो जाता है। तो यहाँ हम दिखाएंगे 15 वर्ष बाद का वेतन, या 15 वर्ष बाद वेतन जो होगा वो कहा जा रहा है कि 2750 रुपये हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 2750 रुपये। तो देखिए अगर 15 वर्ष बाद को लेकर चर्चा हो रही, तो पहली जो महीने का पेमेंट होगा उसको भी ऐड करना पड़ता है उसमें, तो पहले महीने का पेमेंट को है क्या है, वो यक्स रुपये है, और हर वर्ष यानी प्रति वर्ष वाई रुपये उसकी वृद्धि हो रही, तो कितने वर्ष के बाद कर रहा है, 15 वर्ष, तो 15 का गुणा कर लेंगे, और टोटल उसको 2750 रुपये मिल रहा है। तो यहाँ से हमने देखा कि एक इक्वेशन यहाँ पर बना, एक इक्वेशन यहाँ बना, इसको हम समीकरण नंबर 2 मानकर चलते हैं। अब यहाँ समीकरण 1 और 2 अगर मैं सॉल्व कर लूँगा तो हमें गाइस यक्स माने पहले महीने का मान, और वाई अर्थात कह सकते हो प्रतिवर्ष वेतन जो वृद्धि हो रही है वो चीज़ हमको मिल जाएगा। तो देख पा रहे समीकरण नंबर यहाँ भी यक्स है, यहाँ भी यक्स, तो समीकरण 1 और 2 में घटा लेता हूँ, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, तो घटाने पर क्या मिल जाएगा, तो हम दाहिने पक्ष को दाहिने पक्ष से घटाएंगे, बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से, ये यक्स से यक्स कट जाएगा। हम अगर समीकरण 2 को अगर 1 से घटा रहे हैं तो ये यक्स से यक्स कटेगा, 15y से 4y घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर 15y में से 4y घटाएंगे तो 11y बराबर, यहाँ 2750 अगर 2200 से अगर घटा देंगे तो 550 मिल जाएगा, जो कि आप अच्छी तरीके से घटाना तो जानते होंगे। अब यहाँ y का मान ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा जो कि 11 इसके बटे हो जाएगा, तो 550 बटे 11 कर लेंगे, और यहाँ से काट देंगे तो 11 25 55, जो कि यहाँ 5 मिला यानी 50 हो चुका है। तो y का मान हमको 50 मिल चुका, जो कि हर वर्ष में कह सकता हूँ कि 50 रुपये का उसका वृद्धि हो रहा है। यहाँ y का मतलब क्या है, मैंने क्या माना था कि प्रतिवर्ष वेतन में नियत वृद्धि जो है वो y माना था, y बराबर क्या मिल चुका है 50। अब यहाँ यक्स का मान ज्ञात कर लेते तो y लिखेंगे, y का मान आप किसी भी समीकरण में रख देते हैं, तो y का मान समीकरण चलिए मैं 1 में ही रख देता हूँ। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, यक्स प्लस 4y और बराबर यहाँ से 2200 रुपये, तो यक्स प्लस यहाँ से 4 गुणे वाई, और वाई का मान क्या है 50 बराबर हम यहाँ 2200 कर लेते हैं, तो यक्स प्लस 5 चौके 20 जो कि 200 यहाँ से हो जा रहा बराबर 2200। अब ये प्लस 200 पक्षांतर करेंगे तो माइनस 200 हो जाएगा, तो यहाँ से यक्स बराबर हमको मिल जाएगा क्या 2200, और ये माइनस आपका 200 हो जाएगा। अब यक्स बराबर यहाँ से 2200 में से अगर 200 घटाएंगे तो 2000 मिल जाएगा, जो कि हम ये कह सकते हैं कि उसके महीने का जो वेतन है वो महीने का वेतन हमको मिल चुका है कितना 2000 रुपये। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि व्यक्ति का जो मासिक वेतन था वो 2000 रुपये करके था, और इसके बाद हर महीने जो वृद्धि थी वो 50 रुपये करके दिया था, कि हर महीने उसका 50 रुपये वृद्धि हो रहा है, और उसको हर महीने हर वर्ष आपका 50 रुपये का वृद्धि हो रहा है। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि यहाँ पर जो
व्यक्ति का मासिक वेतन या महीने का जो वेतन था वो 2,000 रुपये करके था। तो गाइस ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ वीडियो को कमेंट कीजिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा और दोस्तों में अपने शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो गाइस आज के लिए हम लोग इतने पर ही आज क्लोज करते हैं। तो ये रहा आपका पहला वीडियो इस प्रश्नावली 3H का। अब हम लोग जो कि सेकेंड वाला वीडियो मैं अपलोड भी कर चुका हूँ, अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10वीं के बाद 11वीं से लेकर। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू।